हेलो एवरीवन, आज की वीडियो रहने वाली है हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर पर। और ये हमारे लिए नया ही है क्योंकि अभी हमने इस क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा। और यह है कौन सा, लेबोरेटरी अटेंडेंट। अब देखिए यहाँ पर ये 2026 में इसी साल ही हुआ है, लेकिन आज से कोई 1-2 महीने पहले ये हुआ है। इसमें अब देखें तो अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे साइंस भी इसमें दे रखी है और मैथ्स है, रीजनिंग है, उसके बाद जीके जिसमें इंडिया और जम्मू कश्मीर दोनों आती है, और उसके बाद आप देखेंगे तो कंप्यूटर। तो ये सारी सेक्शंस इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। अभी फिलहाल जो हम देखने चाह रहे हैं वो कौन सी है, जीके सेक्शन, इंडिया और जम्मू कश्मीर की 20 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक, आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कि ये जो पीडीएफ है ना इस पेपर की, या जो भी पीडीएफ जितनी भी आज तक हमने करी हैं, जितने क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, इसके बाद जो सारी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आपको मिल करेंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको जरूर रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे और सीधा जो जीके सेक्शन है उसको निकालते हैं। चलिए आप भी यहाँ पर आंसर करते रहें साथ साथ। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, Consider the following statements regarding India's nuclear energy policy and the शांति एक्ट 2025। तो देखिए ये बिल्कुल करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ रखा है। और यहाँ पर क्या पूछा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इंडियाज रिगार्डिंग इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी एंड शांति एक्ट 2025। इसमें पहली स्टेटमेंट देखें, दूसरी भी देखें और तीसरी भी देखें, और हमें यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखें आप यहाँ पर देख लिया आपने। इसमें देखिए जो करेक्ट आंसर इसका बनेगा ना वो है इसमें कौन सा, सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन। देखिए यहाँ पर जो शांति एक्ट 2025 जो क्या कर रहा है, अलो कर रहा है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन। पहले जो था ना ये इस न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, मतलब इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था। जो गवर्नमेंट की खुद की कंपनीज थी वो सारा इस पर काम करती थी। लेकिन अभी क्या करा इसमें, ये जो एक्ट लाया इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको भी यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करने का जो है, मतलब उनके पार्टिसिपेशन को यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर अलो करा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरी आप देखेंगे यहाँ पर, इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ अचीविंग 1000 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाई 2030। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब एक चीज़ को छोड़कर, वो है ये 2030 नहीं बल्कि 2047 तक अचीव करना है ये। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। सेकंड गलत है। थर्ड भी अब देख लें यहाँ पर, द शांति एक्ट 2025 रिटेन्स अनलिमिटेड सप्लाई लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज टू एंश्योर एनहेंस्ड अकाउंटेबिलिटी। देखिए ऐसा है, इसको अगर आप समझेंगे तो ऐसा है कि अगर देखिए अगर कोई पीछे कंपनी अगर क्या करती है, आगे इक्विपमेंट्स जो है सप्लाई करती है, अगर कोई न्यूक्लियर डैमेज हो जाता है तो उस केस में फिर उस कंपनी को जिसने वो इक्विपमेंट जो सप्लाई करे हैं उसको जो है कंपनसेशन जो देनी पड़ेगी वो अनलिमिटेड होगी। मतलब जो वो जितनी वो मांगी जाएगी उतनी उसको कंपनसेशन वो देनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर इस एक्ट ने क्या करा, इस चीज़ को खत्म करा। ऐसा नहीं, ताकि जो है जो प्राइवेट कंपनीज है वो ज़्यादा इसमें क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से क्या जाती है, गलत हो जाती है। थर्ड मतलब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा तो सेकंड ही है। क्या है इसमें, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और पार्टनर कंट्री हैं। देखिए यहाँ पर युद्ध अभ्यास है, जैपड है, मित्र शक्ति है और ब्राइट स्टार है। आगे अब देखिए ये जो युद्ध अभ्यास ये तो यूएसए के साथ है ना, तो पहली के साथ तो इसमें डी ऑप्शन तो यहीं से गलत हो जाता है। देखिए ये जो ब्राइट स्टार है ना, ब्राइट स्टार ये मल्टीनेशनल, अब देखें तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज रहती है जिसमें इंडिया भी शामिल है। पहले तो ये यूएस और इजिप्ट के बीच में थी, लेकिन बाद में फिर ये और 20 पे कंट्रीज जो है वो उसमें ऐड हुई है, और इंडिया में इसमें आ रही है। तो ये इजिप्ट के साथ होती है, किसके साथ होती है, इजिप्ट के साथ, मतलब बी ऑप्शन। तो बी आपको मिलेगा कहाँ पर, यही फोर्थ वाला है ना, तो इसमें ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है। देखिए पहली है, एज पर आर्टिकल 23 द सिक्योरिटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो कि बिल्कुल सही है। जिसमें आप देखें आर्टिकल 23 में दे रखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो 15 मेंबर्स रहेंगे यूनाइटेड नेशन के, है ना। और 15 मेंबर्स में आप देखें तो 5 कौन से होते हैं, परमानेंट, और बाकी 10 कौन से होते हैं, ये नॉन परमानेंट रहते हैं। परमानेंट कौन से रहते हैं, कौन से हैं ये आपको याद रखना है। ये है यूएस है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है, ऐसे करके ये 5 है। ठीक है ना, ये परमानेंट है, बाकी ये नॉन परमानेंट है। पहले यहाँ पे सही है। दूसरा आप देखेंगे, द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए इनको इलेक्ट करा जाता है, नहीं गलत है, ये सिर्फ 2 साल के लिए, 2 साल की। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो रही है, गलत हो रही है। थर्ड आप देखेंगे यहाँ पर,
ए रिटायरिंग नॉन परमानेंट मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। जो रिटायरिंग नॉन परमानेंट मेंबर है ना, मेंबर जो है वो इमीडिएट री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता इसमें, है ना। तो ये भी क्या यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसमें टाइम लगता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड मतलब ये होगा हमारे पास सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया स्पेस मिशंस अचीवमेंट्स। तो इंडिया स्पेस मिशन अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है। पहले आप देखिए यहाँ पर क्या है, द एक्सियम मिशन 4 हैज एनेबल्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी। जो एक्सियम मिशन 4 है ना, इसने क्या करा है, एनेबल करा है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट किसके लिए, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी के लिए, विद ईच नेशंस फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फ्लाइट इन मोर देन 40 ईयर्स। जहाँ पर तीनों नेशन का ये पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फ्लाइट रह रहा है 40 साल से ज़्यादा टाइम के बाद, है ना। दूसरा देखें, स्पारडेक्स मिशन मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली कैरी आउट ए सैटेलाइट डॉकिंग प्रोसेस इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो स्पारडेक्स मिशन जो है, इसने इंडिया को पहला कंट्री वर्ल्ड में बनाया जिसने सक्सेसफुली क्या करा है, कैरी आउट करा है एक सैटेलाइट डॉकिंग प्रोसेस लो अर्थ ऑर्बिट में। डॉकिंग प्रोसेस कौन सा हो गया, मतलब सैटेलाइट्स का क्या है ना, जुड़ना, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया कि इस डॉकिंग प्रोसेस को अचीव करने वाली सक्सेसफुली वर्ल्ड में जो इंडिया है ये पहली कंट्री बनी है। ऐसा नहीं है, ये कंट्री बनी है फोर्थ कंट्री। इससे पहले यूएस है, चाइना है, रशिया है, ये तीनों बन चुकी हैं, इंडिया जो है फोर्थ बनी है। तो ये क्या है, गलत है, सेकंड गलत है। और इसमें जो पहली है ना वो क्या बिल्कुल यहाँ पर सही है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है बिल्कुल सही है, एक ही यहाँ पर करेक्ट आंसर देगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, इन इंडियाज 3-stage nuclear program, the prototype fast breeder reactor is considered important because पहली स्टेटमेंट देखें, इट इज़ डिज़ाइन टू यूज़ यूरेनियम। तो देखिए ये सारा इस पर बेस्ड है, ये भी अब देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें। देखिए प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो इसके बारे में जो है सारे यहाँ पर स्टेटमेंट पूछ रखी हैं। पहले अब देखें, इट इज़ डिज़ाइन टू यूज़ यूरेनियम 238 टू ब्रीड प्लूटोनियम इन ए सोडियम कूल्ड फर्स्ट रिएक्टर डिज़ाइन। सेकंड है थोरियम 232 दो नॉट फिसाइल इज प्रपोज टू बी यूज्ड एज ब्लैंकेट मटेरियल। थर्ड जो है बाई ट्रांसम्यूटेशन थोरियम विल क्रिएट फिसाइल यूरेनियम 233 विच विल बी यूज्ड एज फ्यूल इन द थर्ड स्टेज। तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखिए इंडिया के इस 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे ना, तो इस पर ये जो स्टेटमेंट आ रही हैं ये तीनों क्या यहाँ पर करेक्ट है, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। मतलब इसी के ऊपर है, तो ये सारा वही है कि अगर आप इस चीज़ को पढ़ें तो फिर डिटेल आपको उसके बारे में मालूम होनी चाहिए, तो फिर आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर क्या है, ITER मतलब इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये जो है इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर कर जाता है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। क्यों? पहला ऑप्शन है इट डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या हो गया, वो ये एक्सपेरिमेंटल है, इट डेमोन्स्ट्रेट सस्टेनेबल क्लीन फ्यूजन एनर्जी फॉर द फ्यूचर। दूसरा है इट अलाउज इंडिया टू पार्टिसिपेट इन कटिंग एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च। और थर्ड जो है इट प्रोवाइड्स इमीडिएट कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस। देखिए थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे ना, तो ये क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स इमीडिएट कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। ऐसा नहीं, ये अभी क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, ये भी एक्सपेरिमेंटल है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट क्या रहती है, सही रहती है, बाकी थर्ड जो है इसमें गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड मतलब बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसी के साथ देखिए 37वां क्वेश्चन है, क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द नोबेल पीस प्राइज 2025। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। पहला आप देखें, इट वाज अवार्डेड टू मारिया कोरिना माचाडो ऑफ वेनेजुएला। अकॉर्डिंग टू नॉर्वेन नोबेल कमेटी इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द रिसिपेंट टू एनी अदर पर्सन। तो देखिए पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बिल्कुल सही है, ये इसको दिया गया। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसको ट्रांसफर नहीं करा जाता है ना, नहीं करा जा सकता इसको, जो कि यहाँ पर गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका करेक्ट आंसर, पहला ही इसका सही है। आगे आप देखिए यहाँ पर क्या है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 इंडिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो कि गलत है, जिसमें 1.8% आता है। दूसरा जो है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 25-2026 इंडिया सर्विस इंपोर्ट्स वर ग्रेटर देन इट्स एक्सपोर्ट्स, जो कि ये भी क्या है, गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन आंसर है। आगे है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए असर्शन और इस पर बेस्ड रीजन जो है जब भी आप करेंगे इसमें, तो सबसे पहले आपको पहले देखना होता है इसमें, फिर दूसरे को भी देखना होता है। फिर अगर देखें पहला सही है फिर ठीक है, फिर दूसरे पे जाना पड़ता है, लेकिन अगर पहला गलत हो जाता है तो फिर दूसरे को निकालना बड़ा आसान रह जाता है, ठीक है ना। तो देखिए पहले असर्शन क्या है, ए राइज इन पर कैपिटल जीएनपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स एन इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। क्या कहता है कि अगर राइज हो रहा है पर कैपिटल जीएनपी, वो ऑलवेज रिफ्लेक्ट करता है इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। देखिए राइज इन पर कैपिटल जीएनपी अगर वो, या अगर पर कैपिटल जीएनपी
इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी इनकम के इंक्रीज होने से वो हो रहा है। हो सकता है कुछ हूँ जिनकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा हुई हो और बाकी जो दूसरे वो वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है ना। तो उससे भी क्या हो सकता है, राइज इन जीएनपी पर कैपिटा, मतलब पर कैपिटा जीएनपी जो वो राइज हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज जो है वो उससे क्या होगा, जो लिविंग स्टैंडर्ड उनका क्या रहेगा, इंप्रूव होगा, हाई होगा, वो ऐसा नहीं है। पहले ये यहाँ से गलत है। दूसरा आप देखेंगे, इनकम लेवल्स आर फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ये होगा कि लोग कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, इससे जो है वो मतलब ये सबसे एक बेस्ट वे है मेजर करने के लिए कि ये कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली कितनी डेवलप है, ठीक है। तो इसमें आप देखें जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट मतलब ये रीज़न जो है वो यहाँ पर सही है, तो असर्शन गलत है। तो इसमें आप देखेंगे, देखिए शुरू में बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, तो गलत है। तो आर यहाँ पर क्या है, रीज़न यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ए फॉल्स है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, टू प्लेसेस, एक्स टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड की बात हो रही है और वाई मैरीन मतलब ओशन या फिर वाटर की बात हो रही है। दो प्लेसेस हैं टेरेस्ट्रियल और मैरीन, और एट द सेम लैटिट्यूड पे है ड्यूरिंग समर। प्लेस एक्स रिकॉर्ड, एक्स मतलब टेरेस्ट्रियल जो लैंड है वो 40 समर में क्या हो रहा है वो 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जा रहा है और वाई का जा रहा है कितना 32 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। ड्यूरिंग विंटर प्लेस एक्स रिकॉर्ड 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समर में आप देखें लैंड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है और सेम लैटिट्यूड पर, और दूसरी जो पानी है उसका कितना हो रहा है मतलब 42 और 32 आप देखें ना, 42 ज़्यादा है। उसी तरह से आगे आप देखें जब विंटर होता है, विंटर के केस में क्या होता है, एक्स मतलब ये जो लैंड है इसमें 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो वाई है, प्लेस वाई है, उस पर 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट प्लॉजेबल एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की मतलब कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमें यहाँ पर वो बताना है। पहले आप देखें वेरिएशन इन द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस एक्स एंड वाई, दूसरा लैंड हैज़ ए हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन ओशंस, थर्ड है लैंड हैज़ ए लोअर हीट कैपेसिटी देन ओशन, सो थर्ड जो है वेरिएशन इन थर्मल इंसुलेशन एट प्लेसेस एक्स एंड वाई। तो देखिए यहाँ पर लैंड और वाटर में आप देखेंगे या फिर ओशन की बात कर लें, लैंड आप देखें गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है, ऐसे ही है। लेकिन वाटर कब देखें, गर्म जो है ना मतलब इसे टाइम लगता है, लेकिन ठंडा होने में भी इसे टाइम लगता है। तो इसमें जो बेस्ट जो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन रहेगी ना इस क्वेश्चन की वो रहेगी आपके पास कौन सा ऑप्शन सी रहेगा। इसमें लैंड हैज़ ए लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन ओशियंस। अब स्पेसिफिक हीट होता क्या है ये आप जाएं और इसको देखें, बाकी इसका जो आंसर है वो आपके पास कौन सा है, सी ऑप्शन है। आगे आप देखिए यहाँ पर क्या है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, और फिर इस पर बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आ रही है। देखिए पहला है द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस एम्स टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सेस बाय 2030-31। दूसरी है द मिशन सीक्स टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड सस्टेनेबल इंप्रूव फार्मर्स इनकम्स। तो ये जो मिशन है ना ये पल्सेस के लिए है और इसका एम क्या करना है कि इंडिया को बनाना है 2030 और 31 तक क्या करना है, इसको सेल्फ सफिशिएंट करना है इसमें पल्सेस में, और जो इंपोर्ट करी जा रही है इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको क्या करा जाए ताकि उसको कम करा जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी, चौथी है, इसमें देखिए क्या आंसर रहेगा। देखिए इसमें जो आंसर है ना वो है ए ऑप्शन, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ये भी करंट अफेयर्स। आगे अब देखिए यहाँ पर पोर्ट्स पूछे, ये यहाँ पर एक पोर्ट्स और स्पेशल फीचर्स देखिए, कमराजर पोर्ट है, JNPT पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू, और प्रदीप पोर्ट है, और विजिनचम पोर्ट है। अच्छा देखिए स्पेशल फीचर्स आपके सामने, इसमें देखिए इसमें एक जो प्रदीप पोर्ट आता है ना, प्रदीप पोर्ट ये टॉप कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट है ये वाला। थर्ड कब देखेंगे तो डी, मतलब आप देखें कोई जब भी ऐसा क्वेश्चन तो कोई उनमें से एक ऐसा होगा जो आपको बड़े अच्छे से आता होगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप चेक करें, तो ऐसे क्वेश्चन आप एक दो ऑप्शन मतलब एक दो के बारे में अगर आपको मालूम है तो अच्छे से आप इसका आंसर जो है लगा सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड आप देखेंगे डी है तो इसमें आपको मिलेगा कौन सा, सी ऑप्शन। बाकी आप ये लगा सकते हैं इसमें कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है जी। याद रखना ये क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सीधे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, तो मतलब डिटेल में आपने करना जिस भी चीज़ को करना। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बैटल ऑफ मुदकी है, बैटल ऑफ फिरोज शाह है, बैटल ऑफ अलीवाल है, और बैटल ऑफ सुबारू है। करेक्ट ऑप्शन इसमें देखें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप देखें, पहले तो यही पूछा जाता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुई, किसके बीच में हुई, लेकिन आप देखें यहाँ पर जो बैटल्स ऑफ जो एंग्लो सिख वार जो हो रही है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है इसमें।
तो इसमें जो आंसर रहेगा आपके पास कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये सब सीक्वेंस में ये सीधा दे रखा है ये। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, अब आए हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए क्वेश्चन, और देखते रहें आप क्या है। एक सेकेंड देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ रूफ इज आर करेक्ट। तो रूफ के रिगार्डिंग है। पहली स्टेटमेंट है रूफ इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म्ड ओनली ऑन टाइपिकल फोक सॉन्ग्स इन कश्मीर डायलेक्ट। दूसरा इट इज टाइपिकल ए सोलो परफॉर्म्ड बाय वुमेन ओनली। थर्ड जो है डांसर्स वियर ट्रेडिशनल कश्मीरी अटायर इंक्लूडिंग फिरन्स लॉन्ग फ्लोइंग गोन्स एंड ऑर्नेट ज्वेलरी। अब देखिए यहाँ पर तीन स्टेटमेंट आपने देख लिए, बस ध्यान रखनी है आपने इसका। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि इसको ग्रुप में करा जाता है सोलो, मतलब सिंगल जो है इसमें सोलो परफॉर्मेंस इसमें नहीं रहती है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर गलत है, तो सेकंड अगर गलत है ये भी नहीं इसका हो सकता, ये भी नहीं इसका हो सकता। तो इसमें आप देखें थर्ड तो इसमें सही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड मतलब सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट मैच। देखिए यहाँ पर वेटलैंड्स हैं और यहाँ पर मेजर एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हैं। तो वेटलैंड्स के कहाँ वेटलैंड्स बात ऑलरेडी हमने ये करा हुआ बड़े अच्छे से, आप देखें जम्मू कश्मीर से होकरसर वेटलैंड है, मानसर है, वुलर लेक और हैगम। हमें ये बताना कितने इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसमें बताना है इसमें कितने पेयर्स यहाँ पर करेक्टली मैच है। देखिए होकरसर या होकेरा भी जिसको कहते हैं ये श्रीनगर में बिल्कुल सही है। मानसर ये कहाँ पर सांबा डिस्ट्रिक्ट टच और इसमें वो भी आता है, इसमें सही है। वुलर लेक जो है ये आपको पता है बांडीपुर में, और हेगम ठीक है ना ये कहाँ पर बारामूला है। ये चारों के चारों पेयर यहाँ पर करेक्ट है, तो डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स और यहाँ पर प्रोडक्ट अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसमें आपको पता है रामबन, रामबन से क्या है हनी है, रामबन से क्या है हनी है। तो फोर्थ का आप देखेंगे सी है, तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा इसका आंसर, है ना। तो बाकी आप ये लगा सकते हैं। फर्स्ट का क्या है बी है, बारामूला एप्पल्स। सेकंड का ए उधमपुर पिकल्स के लिए, ठीक है। रामबन हनी के लिए, और सांबा जो है वो मशरूम प्रोडक्ट्स के लिए। सी ऑप्शन का आंसर है। एक सेकेंड देखिए नेक्स्ट जो है ये हमारे पास एक स्कीम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और यह है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट मुमकिन स्कीम ऑपरेशनल इन जम्मू कश्मीर ड्यूटी। ऑपरेशनल है ये मुमकिन स्कीम, आप इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं, आप इसको देख भी लें, क्वेश्चन भी आप देख लें, पर आप इसका फ़ायदा भी ज़रूर ले सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मुमकिन लाइवलीहुड जनरेशन स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव स्पेसिफिकली एम्ड एट एम्पावरिंग इट्स यंग पॉपुलेशन। इसके लिए ये दूसरी स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स अप टू Rs 80,000, अप टू मतलब 80,000 तक ये सब्सिडी प्रोवाइड करता है इसमें, या फिर 10% ऑफ द ऑन रोड प्राइस विच एवर इज लोअर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ टू परचेज स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स। जहाँ पर वो मतलब स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स को परचेज करते हैं तो उसके इसमें उनको 80,000 तक सब्सिडी दी जा सकती है। 80,000 नहीं है, मतलब 80,000 नहीं मिलेगी, पर 60 भी मिल सकती है, 80,000 तक मिल सकती है। या फिर आप देखें 10% जो उसकी प्राइस होगा ना, ठीक है, तो उतना उसको क्या मिल सकता है, उसको सब्सिडी मिलेगी। ऑन रोड जो प्राइस होगी उसका 10% उसको वो सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। थर्ड अब देखें द एज ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी बिटवीन 18 to 35 ईयर्स। तो ये 3 स्टेटमेंट है, इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है इसमें कौन सा है, डी ऑप्शन। मतलब तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो अगर आप 18 से 35 साल के बीच में आ रहे हैं और अगर आप कोई कमर्शियल व्हीकल लेना चाहते हैं तो आप मतलब ये चीज़ ठीक है, एग्ज़ाम के लिए भी अपनी जगह है, पर इस चीज़ को अगर आप ठीक है एग्ज़ाम के लिए अपनी जगह चल रहा है, लेकिन आप किसी और को भी बता सकते हैं कि आप इस 18 से 35 साल के बीच में आ रहा है वो, ठीक है ना, तो उसको इस तरह से सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी इस स्कीम के तहत, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को आके बता भी सकते हैं और ताकि लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन हैज़ एंडेंजर्ड स्टेटस एज पर द IUCN रेड बुक। मतलब ये कौन सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर रीजन में जिनको एंडेंजर्ड स्टेटस का एंडेंजर्ड स्टेटस में रखा हुआ है एज पर IUCN रेड बुक। हंगुल है, स्नो लेपर्ड है, आइबेक्स है, हिमालयन तार है, मरकोर है, या फिर चेयर फिसेंट है। देखिए यहाँ पर हंगुल भी नहीं है आता इसमें और मरखूर भी नहीं आता। हंगुल और मरखूर एंडेंजर्ड नहीं बल्कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देखिए एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्या मतलब, डेंजर में तो है ही है ये, लेकिन नंबर्स में इनका थोड़ा फर्क रहता है। एंडेंजर्ड में क्या होता है, नंबर्स में थोड़े ज़्यादा रहते हैं, अगर उनको प्रोटेक्ट करा जाए तो उनको मतलब उनका नंबर जो है बढ़ेगा, बचाया जा सकता है। लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्या होता है कि इनका नंबर बहुत कम रहता है, ठीक है। जैसे आप एंडेंजर्ड में देखें तो 1000 मान लें आप, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में सिर्फ 100 ही मान लें आप, है ना। और अगर इनको ना बचाया गया तो ये बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएंगे,
जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड होती है, ठीक है। तो इसमें ये दो हैंगुल और मार्कुजा क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ठीक है ना। बाकी इसके बाद सब बाकी जो हैं वो आपके पास वो एंडेंजर्ड में आती है, ठीक है ना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ जो कि सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रोविजन अंडर द J&K Reorganization Act 2019। देखिए अगर 2019 एक्ट, ये जो J&K Reorganization Act 2019 अगर आपने देख रखा है तो उसमें वो बड़े आसान से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्योंकि अभी तो इसमें सीधा कुछ आर्टिकल्स वगैरह पूछे नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। पहला देखें, पहला क्या है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बिकेम द कॉमन हाई कोर्ट बोथ हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटीज, इसी में है बिल्कुल, कॉमन हाई कोर्ट है ना जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। दूसरा है, जजेस अपॉइंटेड टू द हाई कोर्ट आर सिलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ओनली। तो इसके बारे में आप देखेंगे शुरू में आंसर कर लेते हैं, इसके बारे में कहीं पर भी नहीं बताया इसमें, ये J&K Reorganization Act 2019 के किसी भी प्रोविजन में नहीं आता है ये, ठीक है। ये इसका आंसर है। बाकी सी भी आप चेक कर लें, डी भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सी में क्या है, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर विल हैव इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, आप एक जिसमें 107 से 114 मेंबर्स रहेंगे। और थर्ड आप देखेंगे, दैट प्रोवाइड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर जो है वो किस पर होगी, एज पर आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 239, ठीक है। चलिए अब आगे हमारे पास ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी आप देखिए नीचे साइंस भी है, साइंस को हम करेंगे अब आगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर झेलम, निकी तावी, वैश्यव रिवर, बरेंगी रिवर, झज्जर या फिर रंबियारा रिवर। अच्छा देखिए ये ट्रिब्यूटरीज बतानी है रिवर झेलम की, इसमें आप देखें जो रंबियारा भी आती है, इसमें बरेंगी भी आती है और वैश्यव रिवर भी आती है। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ जो कि इसमें आता है आंसर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो भी होती है कंप्लीट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो जरूर कर दे सब्सक्राइब। बाकी चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस साइंस सेक्शन के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।